Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Today we will discuss brief and short topics of BCRW. You can see the list in the slide. आज 3 टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं. नंबर 1 है ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, मेमोरेंडम एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल. लास्ट किसी लेक्चर में हमने एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर पढ़ा था, जिसमें हेडिंग था, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, डेट लाइन, ये सब चीज़ें थी. ऐसे तमाम पार्ट्स जिनके बगैर लेटर कंप्लीट नहीं होता. लेटर के सारे एसेंशियल पार्ट्स जो कि होना ज़रूरी होते हैं. आज हम जो पार्ट्स लेटर के डिस्कस करेंगे वो ऑप्शनल पार्ट्स हैं, यानी इनकी जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये यूज़ होते हैं, और इनको इन सब का लेटर में मौजूद होना ज़रूरी तो नहीं होता. एज अ रिक्वायरमेंट जो सा पार्ट चाहिए होता है वो यूज़ होता है लेटर के अंदर. ऑप्शनल है ये कि राइटर की ऑप्शन पे बेस करता है कि वो इनको चूज़ करता है किस पार्ट को, और इन सब का मौजूद होना लेटर में कंपल्सरी नहीं है. दूसरा एक हम डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे, वो है जी मेमोरेंडम, मेमो भी कहते हैं जिसको, और थर्ड है जी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आप ईमेल के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट देख लेते हैं ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर. नंबर 1 पार्ट है ऑप्शनल पार्ट अटेंशन लाइन. An attention line is used in the letter when it is addressed to a department in the company. Attention line लेटर में वहाँ पे यूज़ होती है जब आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस नहीं करना होता, बल्कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को एड्रेस करना होता है. कंपनी में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कलेक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं. तो जब किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को परस्यू करना हो तो लेटर के अंदर एक लाइन मेंशन की जाती है जिसको अटेंशन लाइन कहते हैं, जिसमें आप किसी डिपार्टमेंट जिसको एड्रेस करना चाह रहे होते हैं उसका नेम मेंशन होता है. स्पेसिफिक पर्सन का नेम मेंशन नहीं होता इसमें कंपनी के किसी डिपार्टमेंट का नेम मेंशन होता है. और ये हमेशा इनसाइड एड्रेस जो लेटर का होता है उसके नीचे आती है और सैल्यूटेशन से ऊपर होती है. यानी इनसाइड एड्रेस और सैल्यूटेशन के दरमियान वाली जगह पे अटेंशन लाइन सेंटर में मोस्टली प्लेस की जाती है. लेफ़्ट हैंड मार्जिन से इसको स्टार्ट करेंगे. जिस तरह लेटर का सारा फॉर्मेट लेफ़्ट हैंड मार्जिन से होता है, इसको भी लेफ़्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट करते हैं. इसका फॉर्मेट जो है वो स्लाइड पे आप देख सकते हैं. अटेंशन के नेम से लिखा जाता है. ये कैपिटल लेटर में भी इसको मेंशन किया जा सकता है और स्मॉल लेटर्स में भी मेंशन किया जाता है. अटेंशन सेल्स डिपार्टमेंट. तो ये जिस भी डिपार्टमेंट को लेटर सेंड करना हो तो उस डिपार्टमेंट का नाम इस लाइन में मेंशन किया जा सकता है, ताकि पता लगे कि ये जो कम्युनिकेशन है किस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को की गई है. अटेंशन लाइन को बोल्ड कैपिटल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है और स्मॉल लेटर में भी लिखा जा सकता है. जी, जब किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को एड्रेस करना हो, स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, तो इस लाइन का तब उस लेटर में यूज़ किया जाता है. जब आप पूरी कंपनी से एड्रेस करना नहीं चाह रहे, आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को टच करना चाह रहे हैं, तो इस अटेंशन लाइन को बिजनेस लेटर में मेंशन किया जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है जी सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन जिस तरह ईमेल के अंदर ईमेल का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप उसका कंटेंट बताते हो, ईमेल का कंटेंट बताते हो,
कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, जिसको 3 या 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है कंटेंट को कि जो मेल है किस बारे में। इस तरह लेटर में भी एक सब्जेक्ट लाइन ऑप्शनली यूज़ की जाती है, जिसमें लेटर का मेन कंटेंट ब्रीफली बताया जाता है कि जो लेटर है ये किस बारे में है। इट इज़ रिटन इन अ मैनर आलमोस्ट सिमिलर टू द अटेंशन लाइन। इसको उसी मैनर में राइट किया जाता है जिस तरह अटेंशन लाइन को राइट किया जाता है, उसी पैटर्न पे, उसी जगह पे ये सब्जेक्ट लाइन यूज़ होती है। लेफ़्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट होती है और सब्जेक्ट वर्ड लिखा जाता है और साथ ही कॉलन मेंशन किया जाता है। कॉलन का यही मतलब होता है कि आगे उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। तो जिस तरह ईमेल में सब्जेक्ट वर्ड टू के बाद सब्जेक्ट यूज़ होता है और आप मेल का सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, इस तरह बिजनेस लेटर के अंदर भी सब्जेक्ट लाइन को यूज़ किया जा सकता है। सब्जेक्ट लाइन में कोई सा भी वर्ड आ सकता है। मंथली रिपोर्ट का वर्ड आ सकता है, रिपोर्ट ऑन ग्रीवेंसेस आ सकता है। यानी आप कोई मंथली रिपोर्ट अगर देना चाह रहे हैं और उस लेटर के साथ मंथली रिपोर्ट अटैच है या उसको मंथली रिपोर्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो सब्जेक्ट में बताया जा सकता है। या आप कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस उसको कहते हैं, या कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं, फ्लॉज के बारे में बताना चाहते हैं, तो तब भी वो चीज़ सब्जेक्ट लाइन में मेंशन की जा सकती है। तो वो ये डिफ़र करता है कि लेटर के इस बारे में। थर्ड हमारे पास पॉइंट है रेफरेंस लाइन। बिजनेस लेटर के अंदर रेफरेंस अगर राइटर को मिल जाए, रेफरेंस लाइन के अंदर जो रेफरेंस होता है वो राइटर को ये फैसिलिटेट करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझ सके। पास दफ़ा लेटर जो है वो पिछली सिचुएशन से रिलेट करने के लिए या किसी पिछली कॉरेस्पॉन्डेंस से, पिछले लेटर से रिलेट करने के लिए उस लेटर में रेफरेंस दिया जाता है कि ये जो बात डिस्कस की जा रही है इसका जो कनेक्शन है वो पीछे इस जगह से है। तो बिज़नेस लेटर में रेफरेंस जो है राइटर को ये फैसिलिटेट करता है और रिसीवर को ये अंडरस्टैंड करने में, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है और ताकि जो मामला होता है वो ठीक तरह से सॉल्व हो जाता है। जब पीछे वाला रेफरेंस आप किसी पिछले ईयर का, पिछले लेटर का कोई नंबर, कोई कोड उसमें मेंशन करते हैं तो रीडर को बात को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। द लेटर यूजली मेंशंस द प्रीवियस लेटर नंबर एंड ईयर इन एडिशन टू अदर कोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेटर के अंदर प्रीवियस लेटर का नंबर जिस बात की, जिस टॉपिक पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उससे रिलेटेड जो है वो लेटर अगेन सेंड किया गया हो तो पिछले लेटर का नंबर मेंशन किया जाता है, ईयर मेंशन किया जाता है और बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कोड्स होते हैं। अब डिपार्टमेंटल कोड्स भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट को एक कोड भी अलॉट किया जाता है या किसी चीज़ को डिस्कस, किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए, जिस तरह मंथली रिपोर्ट होती है या कोई और चीज़ होती है तो उसके भी कोड्स अलॉट किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो रेफरेंस में वो कोड्स भी मेंशन किए जा सकते हैं। रेफरेंस जो है वो कॉन्टेक्स्ट को, जो लेटर का कॉन्टेक्स्ट है, लेटर का मेन पॉइंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट करता है जो रेफरेंस लाइन यूज़ की जाती है। फोर्थ है हमारे पास एनक्लोयर। Enclosure, when something is affixed to the letter in the same envelope and enclosure notation is used। पास दफ़ा लेटर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फिक्स किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। आप किसी को कोई स्टेटमेंट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ भेजना चाह रहे हैं लेटर के साथ, तो वो भी एक ही एनवेलोप के अंदर अगर जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आप उस चीज़ को लेटर के अंदर मेंशन करना ज़रूरी है एनक्लोजर के नाम से। एनक्लोजर की जो नोटेशन है, जो
तो इसके लिए टर्म है वो यूज़ की जाती है। इसको एनक्लोयर भी कहते हैं और एनक्लोयर्स भी कहते हैं जब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों, और ENCL की एब्रीवेशन भी यूज़ की जाती है। इसका ये मतलब होता है अगर किसी लेटर पे इस तरह की एब्रीवेशन मेंशन है या इस तरह का वर्ड मेंशन है एनक्लोयर या एनक्लोयर्स के नेम से, तो इसका ये मीनिंग है साथ वो डिटेल मेंशन होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच हैं। तो इनकेस अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो लेटर के ऊपर वो चीज़ मेंशन होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच थे। तो ऐसी सब चीज़ें जो लेटर के साथ फिक्स की जाती हैं और एक ही एनवेलोप में मौजूद होती हैं, तो उनको एनक्लोयर की एब्रीवेशन देके या एनक्लोयर की टर्म नोटेशन यूज़ करके उन चीज़ों को जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को मेंशन किया जा सकता है। फिफ्थ है पॉइंट हमारे पास कॉपी नोटेशन। देयर मे बी अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ ओरिजिनल लेटर मेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बाज़ दफ़ा एक ही लेटर बहुत से लोगों को सेंड किया जाता है और इस चीज़ को जो ओरिजिनल है लेटर उसमें मेंशन किया जाता है कि इसकी कॉपीज़ इन लोगों को सेंड की गई हैं, ताकि जो रिसीवर है उसको पता लग जाए कि लेटर किसने रीड आउट किया है और इसकी इंफॉर्मेशन किस किस तक पहुंच गई है। तो कॉपी नोटेशन इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि लेटर की कॉपीज़ जिधर जिधर सेंड की गई हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को भेजी गई हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन हो, ताकि जो रीडर है उसको ये पता लगे कि कौन इस लेटर को कौन पढ़ रहा है। जिस मैनर में इसको राइट किया जाता है कॉपी नोटेशन को, जिसमें मेंशन की जाती है कि इसकी इतनी कॉपी सेंड की गई हैं और किन किन लोगों को सेंड की गई हैं, C कैपिटल फॉर्म में इसको मेंशन किया जाता है या C स्मॉल जो है अल्फ़ाबेट में भी इसको मेंशन किया जाता है। तो C जो है वो कॉपी नोटेशन को शो करता है। ये कैपिटल लेटर में भी हो सकता है और स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। ये भी ऑप्शनल पार्ट है एक बिजनेस या ऑफिशियल लेटर का। लास्ट जो हमारा पार्ट है ऑप्शनल पार्ट, उसको पोस्टस्क्रिप्ट कहते हैं। पोस्टस्क्रिप्ट जो है वो अपने नेम से ही जाहिर है। पोस्ट जिस तरह प्री किसी पहली चीज़ को कहते हैं, पहले से जो या पहले से होना, पहले से मौजूद होना, उसको प्री के साथ लिखा जाता है। तो पोस्ट बाद वाली चीज़ को कहते हैं, बाद में होने वाली। तो पोस्टस्क्रिप्ट का मतलब ऐसी चीज़ जो बाद में लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखने को कहते हैं। समटाइम्स द राइटर वॉन्ट्स टू राइट समथिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेटर। बाज़ दफ़ा जो राइटर है वो लेटर की कंप्लीशन के बाद भी कोई चीज़ मेंशन करना चाहता है, या ऐसा भी हो सकता है कि राइटर कोई चीज़ मेंशन करना भूल गया है, लेटर लिखने के दौरान उससे मिसिंग हो गई है और वो कोई चीज़ लेटर में मेंशन करना चाहता है और लेटर कंप्लीट हो चुका है, तो तब इस पर्पस के लिए वो पोस्टस्क्रिप्ट लिखता है। जैसे ही राइटर की बॉडी होती है, राइटर जो लेटर क्लोज हो जाता है उसके बाद नीचे जो है वो इस पोस्टस्क्रिप्ट को मेंशन किया जाता है और फिर पोस्टस्क्रिप्ट कैपिटल PS के नाम से मेंशन किया जाता है। PS एब्रीवेशन है इसकी, और ये अक्सर आपने देखा भी होगा कुछ लेटर में PS लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये बात जो नीचे की जा रही है वो उस लेटर का हिस्सा है और ये बाद में कही गई है, और उस पोस्टस्क्रिप्ट की एब्रीवेशन के साथ जो बात राइटर कहना चाह रहा होता है वो उसमें 1 या 2 लाइन में मेंशन कर दी जाती है। पोस्टस्क्रिप्ट काफ़ी यूज़ होने वाला जो है पार्ट है लेटर में, लेकिन ऑफिशियल लेटर में इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ये कहा जाता है कि पोस्टस्क्रिप्ट जो हैं वो किसी लेटर की ब्यूटी को जो है वो स्पॉइल करते हैं, तो पोस्टस्क्रिप्ट कम से कम होनी चाहिए। राइटर ने जो बात करनी हो वो बॉडी ऑफ द लेटर में मौजूद हो, पोस्टस्क्रिप्ट कम से कम जो है वो राइट करने चाहिए, उससे एक लेटर की लुक अच्छी नहीं आती। बाज़ दफ़ा लोग पोस्टस्क्रिप्ट इस सेंस में भी यूज़ करते हैं ताकि जो एंड पे रीडर बात पढ़े उसके जहन में रह जाए और वो एक मेन पॉइंट के तौर पे सामने आए, लेकिन ये ऑफिशियल लेटर में इसका यूज़ कम से कम करना चाहिए।
ये ऑप्शनल पार्ट्स थे, 6 ऑप्शनल पार्ट्स बिजनेस लेटर के। इनको प्रैक्टिकली याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी टर्म्स आप कहीं भी किसी लेटर में लिखी हुई देखें तो आपको पता हो कि इन टर्म्स का जो है वो मीनिंग क्या है, या इन जो एब्रीवेशंस हैं उसका पता हो कि किसी लेटर पे अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको उन एब्रीवेशंस का पता हो कि ये जो CC है क्या एम्प्लॉयर की एब्रीवेशन है या पोस्टस्क्रिप्ट की है, इसका मीनिंग क्या है लेटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं मेमोरेंडम को कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होती है, एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या मैनेजमेंट एम्प्लॉय को कोई नोटिफिकेशन सेंड करती है पेपर फॉर्म में, उसको मेमोरेंडम कहते हैं। जब भी नोटिसेस भेजे जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ताकि सब लोगों को एक बात पता लग जाए, तब ये मेमोज यूज़ होते हैं। इसकी जो एब्रीवेशन है वो मेमो है। अ मेमोरेंडम इज़ यूजली कॉल्ड अ मेमो, इसको मेमो कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज़ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में के साथ, और ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। मेमो इज़ यूज्ड इफ़ेक्टिवली फॉर इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन, और ये मेजर मीडियम है इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन का। कुछ कंपनीज़ क्या प्रेफर करती हैं, वो मेमोज़ को दूसरे बिजनेस पेपर से डिफरेंशिएट करने के लिए, एक उनको प्रोमिनेंट करने के लिए डिफरेंट कलर्ड पेपर यूज़ किए जाते हैं। दूसरे बिज़नेस लेटर से एक अलग पेपर यूज़ किया जाता है ताकि पता हो कि ये मेमो अनाउंस हुआ है या ये मेमो किसी ने कम्युनिकेशन के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मेमोज़ का पेपर बाज़ दफ़ा कलर्ड यूज़ किया जाता है, कोई स्पेसिफिक कलर रख लिया जाता है एक आम बिज़नेस पेपर्स की निस्बत। तो कुछ कंपनीज इसको अपने मेमोज़ को इस तरह डिज़ाइन करती हैं। अब मेमोज़ का भी एक फॉर्मेट है मेमो लिखने का। आप एक तरीका होता है बिज़नेस में कम्युनिकेट रिटन कम्युनिकेशन का, जिस तरह लेटर है इस तरह मेमो की भी को ड्रॉ करने का, ड्राफ्ट करने का, राइट करने का एक फॉर्मेट है। 2 टाइप के फॉर्मेट यूज़ किए जा रहे हैं, एक हॉरिजेंटल हेडिंग है और वर्टिकल। इसमें हेडिंग की सिर्फ बात होगी, इसमें हेड होता है, कंपनी का लेटर हेड यूज़ किया जाता है, उसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल हेडिंग होती है, और उसके बाद नीचे जो है वो मैसेज जो कंपनी ने कन्वे करना हो उसको एक्सप्लेन किया जाता है। हॉरिजेंटल हेडिंग नेम से ही ज़ाहिर है, इसमें हेडिंग में 4 चीज़ें आती हैं। टू, डेट, फ्रॉम, सब्जेक्ट। टू यानी जिसे आपने लिखना है, डेट, जो डेट जिस दिन जो है वो इशू किया गया और जिसकी तरफ से इशू किया गया वो फ्रॉम में लिखेंगे। सब्जेक्ट उसका मेन कंटेंट क्या है, किस बारे में लिखा जा रहा है वो मेंशन करेंगे। हॉरिजेंटली जब ये हेडिंग मेंशन की जाती है 4 पार्ट्स को, तो इसको हॉरिजेंटल हेडिंग कहते हैं। हॉरिजेंटल इसकी जो है वो लुक होती है। नेक्स्ट है जी वर्टिकल हेडिंग में इन्हीं 4 चीज़ों को उठा के एक ही लाइन में वर्टिकली प्लेस कर दें, तो ये दूसरा फॉर्मेट है। जब आप डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट इन सब चीज़ों को वर्टिकली प्लेस करें तो ये वर्टिकल हेडिंग है। आप डेट वर्ड टाइप ना करें, सिंपल ना भी करें तो ठीक है, सिंपल डेट भी पूरी मेंशन की जा सकती है। इस तरह मेमो 1 पेज पे होता है। पहले इस तरह हेडिंग आती है, हेडिंग में 4 चीज़ें आती हैं, उसके बाद जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है, चाहे ये मैनेजर की तरफ से हो या कोई डिसीजन लिया गया हो बोर्ड मीटिंग में, कंपनी की बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने कोई डिसीजन लिया हो तो ये मेमो के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। सैलरीज़ में एम्प्लॉयज़ की कोई इंक्रीमेंट लगा हो वो बताया जाता है, या बोनसेस ऑफ़र किए गए हों और तमाम एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किया गया हो बोनस और उसको बताया गया हो कि वो किस क्राइटेरिया से होगा। ये मेमो के थ्रू इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है। लीव्स
लीव्स जितनी होती हैं कंपनी अर्नड लीव्स देती है। अर्नड लीव मतलब जिस पे आपकी पे जो है वो कट नहीं होती, वो कितने डेज़ हैं ईयर के हिसाब से वो मेंशन किए जा सकते हैं। बहुत से अलाउंसेस एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, मेडिकल अलाउंस, हेल्थ अलाउंस और बहुत से अलाउंसेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो देना चाहती है वो भी इसमें मेमोज़ में उस तरह का मैसेज भी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को कोई बात कन्वे करने के लिए मेमोज़ यूज़ होते हैं, बल्कि और भी मैटर्स पे आपने कोई मीटिंग कॉल करनी है या मीटिंग में ये वाली चीज़ डिस्कस होगी वो बताना है, तो उस टाइप की चीज़ या कोई डिसीजन हुआ है वो बताना है, कि तो इन सब के लिए भी मेमोज़ जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब हम अपने थर्ड शॉर्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आप सभी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, इसको ईमेल कहते हैं। और आजकल जो है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीडियम है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। ईमेल इज़ अ पेपरलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, इसमें पेपर तो कोई भी यूज़ नहीं होता, ये पेपरलेस फॉर्म है। इंटरनेट के थ्रू आप इसको यूज़ करते हो और एक आईडी से दूसरी आईडी पे इसको ये कम्युनिकेशन इसके थ्रू होती है, तो ये इसको आप पेपरलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। इट इज़ यूज्ड बाय अ फर्म हैविंग कंप्यूटर फैसिलिटीज़ सपोर्टेड बाय इंटरनेट और इंट्रानेट कनेक्टिविटी। ये कोई भी फर्म इसको यूज़ करती है, ज़ाहिर है उसके पास, जो फर्म यूज़ कर रही है उसके पास कंप्यूटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो कि आजकल सबके पास मौजूद हैं। सब फर्म्स के पास इसके बगैर बिज़नेस पॉसिबल ही नहीं है। अब जो ईमेल है वो किसके थ्रू पॉसिबल है? या तो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है, वर्ल्ड वाइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपना मैसेज, अपनी मेल दुनिया के किसी कोने पे भी सेंड कर सकते हैं। तब आप इंटरनेट यूज़ करेंगे या इंट्रानेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। इंटरनेट एक बड़े कनेक्शन का नाम है जिसमें पूरी दुनिया आ जाती है। आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कोने पे बैठे हुए पर्सन से। लेकिन इंट्रानेट जो है वो एक एथराइज्ड कनेक्शन होता है, जिसमें एक जिस तरह फर्म्स हैं, ये फर्म के अपने लॉगिन होते हैं, वो अपने इंट्रानेट, अपनी जो उनका कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, उसको लिमिटाइज करने के लिए कि उनके एम्प्लॉयज़ सिर्फ यूज़ करें, उनको एक सेपरेट लॉगिन दिया जाता है जिसमें फर्म के ही पर्सन सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी जो कनेक्टिविटी है वो किसी और को नहीं होती। तो इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों तरीक़ों से ही ईमेल जो है वो फॉरवर्ड की जा सकती है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर सब्जेक्ट्स वेयर लीगल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आर नॉट इन्वॉल्व। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बहुत से मैटर्स के लिए यूज़ होती है। आप मैसेज जो है वो ईजीली विद इन सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स कहना चाहिए, आप जो है वो कन्वे कर सकते हैं। यहाँ पे या अगर तो कोई लीगली इशू ना हो, यानी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना हो, कोई डॉक्यूमेंटेड बात ना हो जिसमें हार्ड फॉर्म में होना ज़रूरी हो कि आप कोई ऐसी चीज़ है जो लीगलाइज है और वो ईमेल के थ्रू सेंड नहीं की जा सकती, उसमें फ़िज़िकल चीज़ों का होना ज़रूरी है। और अगर तो लीगल इस टाइप की कोई चीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पे यूज़ नहीं होती हैं। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, यानी आप लीगल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस मतलब चीप है, आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन हो और दूसरे किसी सोर्स से, जिस तरह आप दूसरे किसी सोर्स से लेटर सेंड करते हैं या पोस्ट करते हैं, तो ज़्यादा वो चार्जेस आपको लगते हैं एज़ कम्पेयर टू आप इंटरनेट यूज़ करते हुए ईमेल सेंड करें। तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल इसरात भी इसके ऊपर नहीं आते और इसमें लीगली सिस्टम भी कोई नहीं है। कोई भी पर्सन किसी की आईडी पे भी बग़ैर किसी जो है वो रोक टोक के सेंड कर सकता है, कोई भी ईमेल भेज सकता है अगर आपके पास आईडी है। तो कोई लीगल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का टॉपिक। आज के हमारे ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए।